इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रहा भू राजनीतिक संकट सीधे तौर पर हमारे और आपके घरेलू बजट और देश के खजाने पर भारी असर डाल रहा है। ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव से ये कैसे तय होता है कि इस साल हमें सोना खरीदना चाहिए या फिर छुट्टियां मनाने विदेश जाना चाहिए। ये कनेक्शन काफी हैरान करने वाला है और आज की इस चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 अहम कड़ियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले विदेशी मुद्रा का संकट, उसके बाद सरकार की आत्मनिर्भरता वाली 7 अपीलें, फिर इस पर हो रही तीखी राजनीतिक बहस और आखिर में सबसे जरूरी बात, मध्यम वर्ग के बजट की असलियत। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, विदेशी मुद्रा का संकट, और देखते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस हमारे राष्ट्रीय खजाने को कैसे खाली कर रहा है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नए नियम लगा दिए हैं, जिससे करीब 1700 से ज्यादा जहाज वहां फंसे हुए हैं। पिछले 2.5 महीने के इस गतिरोध ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है और इसका सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है, जो तेजी से घट रहा है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका इतना ज्यादा असर क्यों हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया के कुल सोने का 26% आयात करता है? जी हाँ, दुनिया के 1/4 से भी ज्यादा सोने का आयात सिर्फ हम करते हैं। और अगर इसे रुपयों में देखें तो ये सालाना 6 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च है। अब क्योंकि ये सारा पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीधे तौर पर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे सोख रहा है। लेकिन बात सिर्फ सोने पर ही खत्म नहीं होती। हमारे कच्चे तेल का आयात बिल तो 10 लाख करोड़ रुपए के डराने वाले आंकड़े तक पहुंच गया है। और ये टेंशन तब और बढ़ जाती है जब हमें पता चलता है कि हमारे देश की 70 दिनों के इमरजेंसी तेल भंडार की सीमा बिल्कुल नजदीक आ रही है। इसके अलावा हमारे डॉलर 2 और बड़ी चीजों में जा रहे हैं, करीब 3 लाख करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक आयात करने पर। खाड़ी देशों में जो उथल पुथल मची है, उसने इस पूरी प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना दिया है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार इस स्थिति से कैसे निपट रही है। यही हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाता है, आत्मनिर्भरता के लिए 7 अपीलें। इस गंभीर आर्थिक दबाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे कोविड काल जैसी तैयारियों की बात कही है। सरकार ने मुख्य रूप से ये 7 अपीलें की हैं। वर्क फ्रॉम होम करें, 1 साल तक सोना न खरीदें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं, स्वदेशी चीजें खरीदें और विदेश यात्राओं पर रोक लगाएं। इनका सीधा सा लक्ष्य है ईंधन बचाना, डॉलर को देश में ही रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर हमारी निर्भरता को कम करना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन अपीलों के बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। हमारा तीसरा हिस्सा इसी राजनीतिक और आर्थिक बहस पर केंद्रित है। इस मुद्दे पर राय पूरी तरह से बटी हुई हैं। एक पक्ष का मानना है कि इस भयंकर वैश्विक संकट से बचने के लिए हम सबको संयम बरतना चाहिए और यह हमारी देशभक्ति का हिस्सा है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि सरकार अगर नागरिकों को ये बताने लगे कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, तो ये सीधे सीधे खराब आर्थिक प्रबंधन और विफलता की निशानी है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी हालत में धकेल देना जहां जनता को ये बताना पड़े कि क्या नहीं खरीदना है, ये कोई उपदेश नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी का पक्का सबूत है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे कई अन्य विपक्षी दलों ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने तक जानबूझकर देश की अर्थव्यवस्था की इस गंभीर स्थिति को आम जनता से छिपा कर रखा गया। वहीं सरकार का बचाव करने वालों ने इतिहास के पन्ने पलट दिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस मशहूर बयान की याद दिलाई कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। साथ ही उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने भी वैश्विक संकट के समय देशवासियों से ऐसे ही संयम की अपील की थी। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर हो रहा है? हमारे चौथे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के बजट की असलियत की। जब हम इन बड़ी अपीलों को ग्राउंड रियलिटी पर परखते हैं तो कई मुश्किलें सामने आती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना मिडिल क्लास के लिए बहुत महंगा सौदा है। वर्क फ्रॉम होम कहने में आसान है, लेकिन इससे घर की बिजली का बिल बढ़ जाता है, जिसका बोझ कर्मचारी पर ही आता है। और किसानों के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का मतलब है शुरुआत में पैदावार का कम होना, जो उनके लिए एक सीधा नुकसान है। और महंगाई की मार यही नहीं रुकती।
दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर एफएमसीजी कंपनियों पर भी हो रहा है। ट्रांसपोर्ट और कच्चा माल महंगा होने की वजह से साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। इन सब के बीच आम जनता एक और बात पर अपनी नाराजगी जता रही है। लोग इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ तो आम आदमी से कारपूल करने या बस में जाने को कहा जा रहा है और दूसरी तरफ राजनेता अभी भी भारी ईंधन पीने वाले बड़े बड़े काफिलों में घूम रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर दुनिया के ये भू राजनीतिक झगड़े ऐसे ही लंबे चलते रहे तो आम नागरिकों के घरों का बजट पूरी तरह चरमराने से पहले वे इस आर्थिक बोझ को और कब तक सह पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत